बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज वर्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या होते हैं, और लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों ओपन किया जाता है। और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं और क्या स्टेप होता है कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाने का, और लेटर ऑफ क्रेडिट कौन इशू करता है, कौन इशू करवाता है। इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। चलें तो जी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जी, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, कि फोर्थ मेथड ऑफ पेमेंट होता है जो कि मोस्टली इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा सिक्योर पेमेंट का मेथड होता है क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है बैंक, इंपोर्टर का बैंक, एक्सपोर्टर का बैंक, और एक थर्ड बैंक भी होता है जो कि गारंटर बैंक होता है, यहाँ जिसको हम कंफर्मिंग बैंक भी कहते हैं। ठीक है। जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रेड में दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि पेमेंट को सिक्योर करने के लिए कि आया कि ये इंपोर्टर हमें पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, तो सबसे सिक्योर मेथड होता है एलसी का। ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर आप किसी इंपोर्टर को नहीं जानते और आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इन केस कि आप उसको गुड सेल कर देते हो और बाद में वो आपको पेमेंट नहीं करता, तो इसके लिए हम सबसे ज़्यादा सिक्योर मेथड को यूज़ करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट को। इसमें क्या होगा, आप जो भी आपका परफॉर्मा इनवॉइस होगा उसको आप शेयर करेंगे अपने इंपोर्टर के साथ। इंपोर्टर वो लेके जाएगा अपने बैंक के पास, और इंपोर्टर के बैंक को हम कहते हैं इशूइंग बैंक। जो बैंक भी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है उसको कहा जाता है इशूइंग बैंक या एप्लीकेंट का बैंक कहा जाता है। तो क्या करेगा इंपोर्टर, वो जाएगा अपने बैंक के पास और जाके परफॉर्मा इनवॉइस देगा, कुछ फॉर्म्स लेगा और सिक्योरिटी वहाँ पे सबमिट करेगा। जितनी भी आपकी शिपमेंट की वैल्यू है, हर बैंक जो है वो डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी लेता है डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स के ऊपर। 100% भी वो आपसे पेमेंट ले सकता है गुड्स की, 50% भी ले सकता है, 15% भी ले सकता है और 10% भी ले सकता है। इसको हम कहते हैं मार्जिन। वो लेटर ऑफ क्रेडिट एक इशू कर देगा और वो लेटर ऑफ क्रेडिट स्विफ्ट के थ्रू जाएगा एक्सपोर्टर के बैंक को। जो भी एक्सपोर्टर ने अपने परफॉर्मा इनवॉइस में अपना बैंक शो किया होगा, और जो एक्सपोर्टर का बैंक होता है उसको हम कहते हैं एडवाइजिंग बैंक, या एक्सपोर्टर का निगोशिएटिंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक दोनों सेम हो सकते हैं। वो हमारे पास चले जाएगी जी, वो वाली एलसी जो है वो एक्सपोर्टर के बैंक के पास आ जाएगी। एक्सपोर्टर वो एलसी दे देगा एक्सपोर्टर को। जी हाँ। तो जब एक्सपोर्टर को एलसी मिल जाती है, वो एलसी को थोरोली स्टडी करता है कि इसमें एप्लीकेंट कौन है, एप्लीकेंट का बैंक कौन है, बेनिफिशरी कौन है। बेनिफिशरी कहते हैं एक्सपोर्टर को। जो कोई भी किसी चीज़ का एडवांटेज लेता है या कोई फ़ायदा लेता है उसको हम कहते हैं बेनिफिशरी। और इसमें बेनिफिशरी से मुराद ये होगी कि जो बंदा पेमेंट लेगा उसको हम बेनिफिशरी कहेंगे। ठीक है। बेनिफिशरी कौन है, इसका एग्जैक्ट नेम क्या है, इसकी एग्जैक्ट डिटेल क्या है, एड्रेस क्या है, इसका पोस्टल कोड क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन एलसी में मेंशन की जाती है। फिर एलसी में मेंशन किया जाता है इसकी शिपमेंट डेट क्या है, आपको कब तक शिपमेंट करनी है, और एलसी की एक्सपायरी डेट क्या है, आपको कब तक जो है डॉक्यूमेंट्स आपने बायर के बैंक के डेस्क के ऊपर आपने पहुंचाने हैं। और उसके बाद इसमें मेंशन होता है कि इसकी शिपमेंट टर्म क्या है, और इसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स क्या है, इसकी इनवॉइस कैसे बनेगी, इसकी पैकिंग लिस्ट कैसे बनेगी, और इसका बीएल कैसे बनेगा, बिल ऑफ लेडिंग में कौन कंसाइनी होगा, कौन एप्लीकेंट होगा, कौन नोटिफाई पार्टी होगी। और उसमें आपने अगर कोई शिपिंग लाइन का सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो वो भी आप बनवा के देंगे, इंश्योरेंस अगर बनवानी है तो वो बनवा के देंगे। और उसके अलावा भी अगर कोई इंपोर्टर की ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि कस्टम पर्पज़ के लिए बहुत नेसेसरी है, वो आप मेंशन करेंगे। और उसके बाद एचएस कोड क्या है वो आप लिखेंगे। और इसका जो जिस बैंक में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं वो कौन सा बैंक है, और निगोशिएट अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को करना है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ये सारी एलसी के अंदर मेंशन की होती हैं चीज़ें। और ख़ास तौर पे पैकिंग के लिहाज से भी इसमें मेंशन किया जाता है कि आपने गुड्स के ऊपर मार्किंग क्या करनी है। तो इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए एलसी के मुताबिक आपने अपनी गुड्स को तैयार करवाना है। जब आपकी गुड्स तैयार हो जाती हैं आपने अपनी शिपमेंट कर देनी है, और जब आपके पास बिल ऑफ लेडिंग आ जाना है आपने बिल ऑफ लेडिंग के साथ बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपने सबमिट कर देने हैं अपने बैंक में, इशूइंग बैंक में, एक्सपोर्टर के बैंक में। और आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई ऐसी टर्म आप ना छोड़ दें जो कि एलसी में मेंशन हो के नेसेसरी है। और ये सारी चीज़ें आपने बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स इस तरह सबमिट कर देते हैं और बैंक में चले जाते हैं इंपोर्टर के, तो वहाँ से जी डिस्क्रिपेंसी लग सकती है कि आपने डॉक्यूमेंट्स गलत बनाए हैं। और समटाइम ये होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं उसमें भेजा तो वो
बायर का बैंक कहता है कि ये डॉक्यूमेंट हमें कंप्लीट करके दो या ये वाली चीज़ हमें बना के दो, इसको दोबारा से करेक्ट करके दो। तो उसके लिए फिर एक्सपोर्टर जो दोबारा से बैंक को वो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है सेकंड लॉट में, और उसमें ये होता है कि आपको चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं और डिस्क्रिपेंसी फ़ी भी पे करनी पड़ती है। डिस्क्रिपेंसी मुख्तलिफ टाइप की होती है, $60 की भी होती है, $30 की भी होती है, हर बैंक की अपने लिहाज से होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट है तो आपकी जो पेमेंट है, एक्सपोर्टर की पेमेंट है, वो कट जाती है। इसलिए आपको बड़े ध्यान से डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना होता है। जी हाँ, तो उसके बाद जब डॉक्यूमेंट चले जाते हैं एक्सपोर्टर के बैंक के पास और एक्सपोर्टर उसको भिजवा देता है DHL के थ्रू या किसी और कोरियर कंपनी के थ्रू अपने बायर के बैंक के पास। बायर का बैंक क्या करता है, उन डॉक्यूमेंट्स को थॉरोली स्टडी करता है और स्टडी करने के बाद अगर कोई गलती या डिस्क्रिपेंसी होती है तो वो इशूइंग बैंक को बताता है कि जी ये डिस्क्रिपेंसी है, अगर तो इसको रिमूव करना है तो आप रिमूव करें, अदरवाइज़ मैं आपके जो पैसे हैं वो काट दूंगा। ठीक है। और उसके बाद जनाब क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट देता है बायर को, और बायर क्या करता है, पेमेंट करता है अपने बैंक को और डॉक्यूमेंट उससे ले लेता है। जब उसने डॉक्यूमेंट लेके पेमेंट कर देनी है तो वो पेमेंट भिजवा देनी है इंपोर्टर के बैंक ने एक्सपोर्टर के बैंक को, और वहाँ से मिल जानी है एक्सपोर्टर को। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एलसी की टाइप्स के बारे में बताऊँगी। दो मेजर टाइप्स होती हैं, एक एलसी एट साइट होती है और दूसरी यूजेंस एलसी होती है। एलसी एट साइट में ये होता है कि जैसे ही डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुए हैं बायर के बैंक को, उसने पेमेंट कर देनी है एक्सपोर्टर के बैंक को, और एक्सपोर्टर के बैंक ने कर देनी है एक्सपोर्टर को पेमेंट। और यूजेंस एलसी में ये होता है कि पेमेंट एक फ्यूचर डेट में होगी। ये एलसी में मेंशन होता है कि पेमेंट विल बी डन आफ्टर शिपमेंट डेट 120 डेज, 90 डेज, 60 डेज, इसके मुताबिक वो पेमेंट करेगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जब आप एलसी के मुताबिक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं और शिपमेंट कर देते हैं तो आप एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्टर अपने बैंक को कह सकता है कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं और जब इसकी पेमेंट आएगी ये पेमेंट तुम ले लेना और मुझे इसकी फ़ौरन से पहले पेमेंट कर दो। तो बैंक जो होगा वो पेमेंट कर देगा एक्सपोर्टर को। इसको हम कहते हैं एलसी को डिस्काउंट करवाना, और एक्सपोर्टर वो पेमेंट ले लेगा, और जब एक्सपोर्टिंग बैंक के पास पेमेंट आएगी इंपोर्टिंग बैंक से तो वो पेमेंट अपने पास रख लेगा, और जो भी उसका मार्जिन होगा प्रॉफिट वो भी उसको अवेल कर लेगा। और यूजेंस एलसी में भी यही होता है कि आपको एक फ्यूचर डेट में पेमेंट मिलनी होती है, और आपके पास जब मेच्योरिटी डेट आ जाती है मेच्योरिटी डेट ये होती है कि इस डेट को जो है इंपोर्टिंग बैंक जो है वो पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर के बैंक को। तो वो जो डेट होती है वो आने के बाद आप निगोशिएट कर सकता है, एक्सपोर्टर अपनी एलसी को निगोशिएट करवा सकता है अपने बैंक से, वो बैंक से पैसे ले लेता है, और जब उसकी मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट आ जाती है बैंक वो पैसे खुद रख लेता है, और इसमें भी बैंक का एक प्रॉफिट मार्जिन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें एक तीसरा बैंक भी इन्वॉल्व होता है जो गारंटर बैंक होता है या कंफर्मिंग बैंक होता है। इन सेंस कि अगर इंपोर्टर का बैंक छोटे लेवल का बैंक है या कोई कंट्री ऐसी है जो कि इतनी ज़्यादा जिसकी इमेज इतनी अच्छी नहीं है, तो उसमें फिर जो है एक तीसरा बैंक इन्वॉल्व किया जाता है जो कि गारंटी देता है कि अगर इंपोर्टर का बैंक पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट करूँगा। इसका मतलब ये दो दफ़ा सिक्योर हो जाता है कि एक तो इसमें इंपोर्टर का बैंक इन्वॉल्व होता है, एक्सपोर्टर का बैंक इन्वॉल्व होता है, और तीसरा कंफर्मिंग बैंक भी होता है कि अगर इंपोर्टर का बैंक पेमेंट नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस का सबसे बड़ा जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पेमेंट सिक्योर हो जाती है कि 3 बैंक इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और गारंटर बैंक। और इसका एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस होते हैं, इसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होता। हाँ, और दूसरा एडवांटेज इसका ये होता है कि आप एलसी दे के डॉक्यूमेंट्स अपने भिजवाने के बाद अपनी एलसी को डिस्काउंट करवा सकते हैं, एलसी को निगोशिएट करवा सकते हैं, आप पेमेंट ले सकते हैं, और जब पेमेंट आएगी बायर से बैंक के पास तो वो उसको रख लेगा और प्रॉफिट मार्जिन जो हो अपना डिडक्ट कर लेगा। ठीक है। और डिसएडवांटेज इसका कोई भी नहीं है। एक डिसएडवांटेज इसका हो सकता है कि इन केस आपने डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं किए तो आपकी वो डिस्क्रिपेंसी आ सकती है और आपके पैसे कट सकते हैं। लें जी, ये आज की वीडियो थी। अगर तो आपको समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरी तरफ से आते रहें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।